हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां से आप शुरुआत करना सोचेंगे वो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र, यानी इनमें अंतर, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर लिखने को आते हैं, इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज खत्म करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। पर उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं, जहां 1 या 2 चैप्टर के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना ही आपको किसी तरह के कूपन कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहले वाला इंट्रोडक्टरी टॉपिक हम कर चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा परिचय में, जिसमें मैंने अर्थशास्त्र की पूरी बात बताई थी। अर्थशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र में हमने बेसिकली ये देखा था कि एक ऐसा शास्त्र है जो सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, जो धन का विज्ञान है, जो एक कला के रूप में भी है और एक विज्ञान के रूप में भी है, कला के रूप में भी है। ये हमने महत्वपूर्ण चीजें देखी थी। अब क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए रेगनर फिशर, ठीक है, रेगनर फिशर। उन्होंने अर्थशास्त्र को यानी पूरे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जिसको बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, और एक समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, फिशर का यह मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे अर्थव्यवस्था को एक साथ स्टडी करें या पूरे अर्थव्यवस्था के एक एक इंडिविजुअल की स्टडी करें और सब एक साथ सही बैठ जाए। मतलब आप एक एक आदमी की स्टडी कर लीजिए और उसी हिसाब से उसको जोड़ के पूरे देश का नीति निर्माता बना दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों जो अध्ययन है, दोनों जो विश्लेषण है, वो अलग अलग है। यानी अर्थशास्त्र एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक बड़े लेवल पर एक साथ अध्ययन करके एक कोई कॉमन राय नहीं बना सकता। दोनों का अध्ययन अलग अलग जरूरी है और उसके जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस निकले या जो दोनों जगहों से मिलाकर जो जरूरी सुधारों की जरूरत है वो हमें करनी चाहिए। उस बेस पर उन्होंने अर्थशास्त्र के 2 ब्रांचेस स्पष्ट किए और इकोनॉमिक्स में ये सर्वमान्य ब्रांचेस हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, व्यष्टि मतलब क्या होता है? व्यष्टि जो वर्ड है ये बना है सूक्ष्म वर्ड से, जो बहुत माइक्रो हो। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए ये आपका घर है। अब इस घर में 1 2 3 4 ये 4 लोग काम कर रहे हैं। ये 4 में से कोई एक कृषि कर रहा है, कोई एक उद्योग चला रहे हैं, कोई एक सर्विसेज दे रहे हैं, कोई एक अपना बिजनेस कर रहे हैं। अलग अलग ये काम कर रहे हैं, सबको मिलाकर ये तो जो काम ये करते हैं उनको बोली जाती है आर्थिक क्रिया, और सबके आर्थिक क्रियाओं को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है अर्थव्यवस्था। ये हमने आपको कल ही बताई थी। अच्छा, अब जब अर्थव्यवस्था बन जाती है तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है। अब आपको जरूरी नहीं है कि जो पॉलिसी आप बनाएं वो चारों पर लागू हो। मान लीजिए घर में एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि ऐसे ऐसे सबको चलना है, तो क्या सबके लिए उचित है? हो सकता है। अब नियम आपने बना दिया कि 8 बजे के बाद कोई घर में इंटर नहीं करेगा, और मान लीजिए किसी का ड्यूटी आवर ही 11 बजे रात तक हो, तो क्या उस पर वो लागू होगा? बहुत सारे नियम है ना। तो आप क्या करते हैं, जब आप एक एक आदमी को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि ये आदमी उद्योग चला रहा है, कैसा चल रहा है, ये आदमी कृषि चला रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, वो कितना उत्पादन कर रहा है, क्या जरूरत की चीजें हैं उसमें, ये कोई सेवा दे रहा है तो उसकी क्या जरूरत की चीजें हैं, वो कैसे प्रोडक्शन कर रहा है। जब आप एक एक आदमी का स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है अर्थशास्त्र का सूक्ष्म विश्लेषण, आर्थिक समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण या आर्थिक क्रियाओं का सूक्ष्म विश्लेषण या माइक्रो लेवल का विश्लेषण। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या वैयक्तिक, वैयक्तिक, ठीक है। इंडिविजुअल स्तर पर एक उद्योग, एक फर्म, एक सेवा, एक व्यक्ति, वस्तु की मांग, एक वस्तु की कीमत, ये सारी चीजें माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती हैं। यानी जब आप आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक गतिविधियों को एक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं, एक व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो वो अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब आप पूरे घर का एक साथ अध्ययन करेंगे कि सब लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, सब लोगों की आर्थिक स्थिति मिलजुल कर अच्छी है कि खराब है, पूरे घर पर कर्जा है कि पूरा घर प्रॉफिट में चल रहा है, पूरे घर को ठीक रखने के लिए 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो सब पर लागू की जाए, ये जब आप समग्र, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, जैसे यहां पर व्यक्तिक वर्ड आया है, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एग्रीगेट।
क्या वर्ड आता है मेरे साथ बोलिए, एग्रीगेट, या जिसको बोला गया समग्र। ठीक है, तो यहां पर क्या है, व्यक्ति या इंडिविजुअल लेवल पर है, यहां पर क्या है, एग्रीगेट या समग्र लेवल पर है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो समष्टि और व्यष्टि का डिवीजन करती हैं। तो जब आप इकोनॉमी एज अ होल को देखते हैं, जब आप पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो बन जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। और जब आप व्यक्तिगत लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो वो बन जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कोई डाउट है? यानी अर्थशास्त्र के दो भाग, एक व्यष्टि और एक समष्टि। जब अर्थशास्त्र का एक इंडिविजुअल लेवल पर हम अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब हम सामूहिक या एग्रीगेट लेवल पर अध्ययन करते हैं, व्यापक विश्लेषण, यानी जिसको बोलते हैं ब्रॉडर एनालिसिस। ठीक है, और यहां क्या होगा, ये क्या है, ये व्यापक नहीं है, ये बहुत छोटा है, नैरो। यहां क्या हो जाएगा, नैरोअर एनालिसिस। और उस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो ये बेसिक बात समझ में आई। जब आप आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक क्रियाओं को, इनका सूक्ष्म विश्लेषण जब आप करेंगे, तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब आप व्यापक विश्लेषण करेंगे, तो वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोण से किया जाता है, एक व्यष्टि विश्लेषण और एक समष्टि विश्लेषण। ये मैंने आपको भी इंपॉर्टेंट रूप से बताया। विश्लेषण की इन दोनों रीतियों के आधार पर ही अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में और एक समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। यानी जब सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, जिसमें आप उदाहरण देखते रहिए। उदाहरण एग्जाम में पूछता है, एक फर्म, एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म की पूर्ति, एक वस्तु की लागत, एक वस्तु की कीमत, ये सब इसका पार्ट होती है। कीमत यंत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, कीमत यंत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, व्यापक इसमें है। जैसे मान लीजिए देश की राष्ट्रीय आय, इसमें उदाहरण से आप लिख सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा, आप जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जैसे जीडीपी वाली पूरी बात आ जाती है। इसके अलावा राजकोषीय नीति, जैसे आपसे पूछा था ना व्यापक विश्लेषण क्या है बताइए, तो ये सब उदाहरण आप बता सकते हैं। राजकोषीय नीति, जिसको मैंने आपको समझाया है पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना, फिस्कल पॉलिसी, सरकार की बजट रिलेटेड। मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके पार्ट बनती हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा या एग्जाम्पल मानी जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हमेशा हमें ध्यान में रख के चलना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु का मूल्य, ये सारी चीजों का होता है। और इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो बड़ी इकाइयां हैं, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जो टोटल आपका मार्केट का पार्ट है, जो टोटल राष्ट्रीय आय है, एक्सपेंडिचर है, टोटल सेविंग है, एग्रीगेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है, कोई अलग नोट्स भी बताने की जरूरत नहीं इसके अलावा, ये बहुत है। और साथ साथ में रिवाइज करके आप इसको इसी तरह इजिली एग्जाम में लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ देता है कि सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रैगनर फ्रिस ने किया था, या फिशर भी कई बार इनको बोल देते हैं, रैगनर फ्रिस इसमें इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिक या विशिष्ट आर्थिक इकाई या छोटे भागों का या उनके व्यवहार का और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो अर्थव्यवस्था के छोटे भाग क्या हैं, जैसे एक फर्म हुआ, एक उद्योग हुआ, या एक क्षेत्र मान लीजिए। जैसे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र बताए थे मैंने ना, बताए थे ना, प्लीज आप एक एक करके सारे वीडियोस देखिए, प्रीवियस सेशंस में बताए थे। जैसे मान लीजिए 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये सब एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। प्राथमिक क्षेत्र जुड़ा होता है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, खेती का पूरा काम, ये पूरा जुड़ा होता है विनिर्माण से। अब विनिर्माण में सारे उद्योग आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और ये जुड़ा होता है सेवा से।
इस सेवा में भी कई भाग हैं, गवर्नमेंट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है यानी कि दूरसंचार है, परिवहन है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन है ना, बहुत सारी सेवाएं हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें कई छोटे छोटे पार्ट है, इसमें से कोई एक भाग हो गया, इसका कोई एक उद्योग हो गया, इसमें से कोई एक खेती हो गई। इनके छोटे भागों का जब आप अध्ययन करते हैं तो वो आपका विशिष्ट आर्थिक इकाई होता है और वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। अच्छा, आपस में इनका संबंध भी क्या है इसकी बात भी होती है। जैसे एक वस्तु है, उसकी लागत क्या है, उसी हिसाब से उसका उत्पादन का स्तर होगा, उसी हिसाब से उसकी कीमत होगी, उसी हिसाब से उसकी मांग होगी, उसी हिसाब से पूरी सारा अंतर संबंध है, वो आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे। तो यही बात की जा रही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यही होता है। यहां व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल आर्थिक इकाइयां, विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म, ये सारे लोग हो सकते हैं। एक उद्योग या एक बाजार का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे एक बाजार वो प्रतियोगी बाजार है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार है कि एकाधिकार बाजार है, बाजार के भी कई पार्ट होते हैं, आगे हम देखेंगे उसको। वो सारा अध्ययन भी इसमें किया जाता है। हर बाजार में कीमत कैसे डिसाइड हो रही है, हर बाजार में मांग पूर्ति की क्या स्थिति है, सब देखते हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो जो पर्टिकुलर वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का अध्ययन करना, उसके बारे में बताना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट भी इसकी कमी भी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो मान लिया जाता है कि इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार से यहां मतलब यह है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने समष्टि अर्थशास्त्र में आपको बताया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितने संसाधन हैं, जितने संसाधन हैं, इन सभी का, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, सबको रोजगार मिल चुका है और सब काम में लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर वो अपना थियरी बताता है ना। वो मान के चलता है कि सभी साधनों का पूरा यूज हो गया, अब ये स्थिति है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्ण रोजगार, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर अध्ययन किया जाता है, या पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर कौन से अर्थशास्त्र का अध्ययन निकलकर या विश्लेषण सामने आता है। तो वहां आपको व्यष्टि आंसर लगाना है। इस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखा जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बन जाता है। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि भाई कीमत का सिद्धांत। और कीमत का सिद्धांत कैसे तय होता है यहां पर, तो कीमत का सिद्धांत तय होता है मांग एवं पूर्ति। ये आगे हम पढ़ेंगे सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यहां मांग और पूर्ति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है, और इसी हिसाब से फिर कीमत सिद्धांत का निर्णय किया जाता है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत का सिद्धांत है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि बताइए कीमत सिद्धांत किस अर्थशास्त्र का सबसे मुख्य पार्ट है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र का आप एक अलग नाम या सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे कहेंगे, तो कीमत सिद्धांत को कहेंगे। यही जब आप समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगे तो वहां होगा आय एवं रोजगार का सिद्धांत, आय एवं रोजगार का, ठीक है, सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र में होगा आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो ये सब इंपॉर्टेंट, एक एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं ना जो आपको एक एक नंबर में आएंगे। अब जैसे 12th क्लास बोर्ड, बिहार बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड है, आप में एमसीक्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारा उसमें काम आने वाली है। अब आते हैं कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं ताकि आप इजिली लॉन्ग आंसर्स भी कर लें। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक फर्म, एक व्यक्ति की मांग, एक उपभोक्ता, है ना, एक वस्तु की कीमत, ये सब इसमें आता है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, सब ध्यान रखिएगा। अगर आपने ब्रैकेट में इंडिविजुअल लिख दिया एग्जाम में हिंदी मीडियम में भी, तो भी आपको बड़े अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। छोटे भागों का अध्ययन, अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे भाग हैं, कृषि हुआ, एक उद्योग हुआ, या मान लीजिए एक सेवा क्षेत्र हुआ, ये छोटे छोटे जो भाग हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें मान के चला जाता है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट किन चीज का? उत्पादन के साधनों का। कौन कौन से? जैसे जो पूंजी है ना, पूंजी है, भूमि है, श्रम है, साहस है,
ये जो उत्पादन के साधन है, मान के चला जाता है कि इनका पूर्ण इस्तेमाल हो चुका है और सबको रोजगार यहां पर प्राप्त हो चुका है। ये इसमें माना जाता है कीमत सिद्धांत, यानी यहां पर मांग और पूर्ति का जो कीमत वाला सिद्धांत है वो प्रमुख रूप से काम करता है। इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति क्या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या योगों के अध्ययन से नहीं होता। यहां कोई एग्रीगेट या समग्र रूप से अध्ययन वाली बात नहीं चलती है, यहां पर इंडिविजुअल लेवल के अध्ययन की बात चलती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। छोटे भागों के अध्ययन की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से एक उद्योग या बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया, एक मार्केट, वो मार्केट कैसा ओलिगोपोली है कि मोनोपोली है कि परफेक्ट कंपटीशन है, आगे देखेंगे उसको। यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना है परंतु अर्थव्यवस्था का एक छोटा ही भाग है। आप कह सकते हैं सर उद्योग तो एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन नहीं, वो भी छोटे छोटे फर्म से मिला है, उद्योग बना है, पर वो भी एक छोटा उद्योग है। जैसे कई छोटे छोटे चीनी मिल मिल के एक चीनी उद्योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो कई उद्योगों में से भी छोटा है ना। उद्योगों के हजारों पार्ट हैं, सैकड़ों पार्ट हैं, उसमें से कोई एक उद्योग लेंगे तो व्यष्टि में ही आएगा। पूर्ण रोजगार की मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है, यह ध्यान रखिएगा। कीमत सिद्धांत की बात करें तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है, यानी कि किस साधन की कितनी कीमत मिल रही है वो अलग अलग उस क्षेत्र में जाएगा। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री वाला है, वो लेबर के लिए ज्यादा पैसा दे रहा है, तो लेबर कृषि में काम क्यों करेगा, इंडस्ट्री में जाके काम करेगा। यानी कीमत सिद्धांत यहाँ प्रमुख रूप से काम करता है। जिस वस्तु की जितनी मांग होगी और जिस कीमत पर उसकी पूर्ति हो सकती है, चाहे वो कोई भी साधन हो, वो श्रम हो, भूमि हो, पूंजी हो, उसी हिसाब से वो लगाए जाते हैं। इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जहां बात आए, कीमत सिद्धांत सबसे प्रमुख रूप से काम आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके महत्व देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना कई आर्थिक समस्याओं को समझना असंभव है। क्या महत्व है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। यानी जैसे देखिए, मान लीजिए आप पूरी अर्थव्यवस्था को समझना चाह रहे हैं, आपने बोल दिया कि अर्थव्यवस्था मान लीजिए 5% से ग्रो कर रही है। अब अर्थव्यवस्था में तो 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अब कृषि ग्रो कर रहा है कि नहीं, उद्योग ग्रो कर रहा है ज्यादा कि कम कर रहा है, सेवा क्षेत्र की क्या हालत है, सबकी आपको माइन्यूट अगर जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इंडिविजुअल निर्णय ले सकें। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इंडस्ट्री, मान लीजिए हमने समष्टि अध्ययन कर लिया और बोल दिया कि उद्योग क्षेत्र नीचे जा रहा है। अब उसमें आयरन स्टील वाला सोचेगा मैं नीचे हूं कि ऊपर हूं, कृषि गन्ना वाला सोचेगा उद्योग वाला कि मैं ऊपर हूं कि नीचे हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला सोचेगा मैं क्या निर्णय लूं। ऐसा थोड़ी कि आप सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक बात बोल देंगे और एक निर्णय ले लेंगे, नहीं। उनको अपने इंडिविजुअल समस्याओं का जब तक पता नहीं चलेगा तो वो इंडिविजुअल निर्णय तब तक कैसे ले सकते हैं। और ये इंडिविजुअल जो चीजों की जानकारी है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलती है। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, किस साधन का या किस वस्तु का क्या कीमत होना चाहिए, ये अगर एनालिसिस करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, यही मैंने बताया ना। आर्थिक नियम आप ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए एक बना देंगे। आप किसी छोटे स्टार्टअप्स के लिए अलग नियम बनाते हैं, अलग टैक्स रेट बनाते हैं, बड़ों के लिए अलग बनाते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे आपने हमारे देश में MSME काम करती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये बड़े उद्योगों से अलग है, तो इसके लिए आपको अलग निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ये इसके लिए आपको फिर सूक्ष्म लेवल का एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आना पड़ेगा। व्यक्ति की इकाइयों की कार्य कुशलता वृद्धि में सहायक, एक लेबर है, एक फर्म है, उसकी कार्य कुशलता है, जिसको अंग्रेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं वर्क एफिशिएंसी। अब वर्क एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो आपको माइक्रो लेवल पर स्टडी करनी पड़ेगी ना। आपको व्यष्टि लेवल पर पता करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था में कौन सा हिस्सा कमजोर जा रहा है, किसको सुधारने की जरूरत है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पता चलेगा। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, बिल्कुल। सरकार कहाँ टैक्स बढ़ाए, कहाँ घटाए, सरकार कहाँ पर खर्च करे, कहाँ कम खर्च करे, ये तब तक नहीं सरकार कर सकती जब तक कि इसको नीचे के लेवल की स्टडी पता ना हो। तो ये महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जो आपको एक ग्राउंड लेवल जानकारी प्रोवाइड करता है। अब इसको एक एक लाइन से आप नोट्स भी करते हैं। तो अगर व्यवहार की बात करें पूरी अर्थव्यवस्था को, तो क्योंकि व्यक्ति का आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करती हैं अर्थव्यवस्था का, इसलिए व्यक्ति की इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और इन व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार किससे पता चलेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र से। व्यक्ति की इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति की इकाइयों को अपने क्षेत्र में की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे, एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे कि उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके या उसका लाभ अधिकतम हो जाए, ऐसी समस्याओं का समाधान कौन कैसे होगा? व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही ये संभव है।
कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, बिल्कुल ठीक बात है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचा जो है, एक कीमत दूसरे कीमत से कैसे रिलेटिवली जुड़ी हुई है, इसके अध्ययन में मदद मिलती है। अर्थात विशिष्ट वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारण, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव हो पाता है। फिर आर्थिक नियमों के जो नियम, अभी मैंने आपको चर्चा किया कि अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियम, जैसे सम सीमांत उपयोगिता, आगे हम पढ़ेंगे उसको सेकंड चैप्टर में। उपयोगिता का हास नियम, यानी जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ती है ओवरऑल उपयोगिता घटती है। उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये सब नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं, आगे इंपॉर्टेंट रूप से आप पढ़ेंगे। कार्य कुशलता में वृद्धि होगी अगर अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्ति की इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता चलता है, तो फिर हम उसको सुधार करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हमने देखा। सरकार की जो आर्थिक नीति है उसको बनाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्ति की इकाइयों के कार्यक्रम पर पड़ता है। सरकारी नीतियों के फलस्वरूप उपभोक्ता का व्यय ढांचा, उसकी कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, साधनों का वितरण सब प्रभावित होता है, क्योंकि हमें कीमत से ही डिसाइड करते हैं ना। अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर लेबर एग्रीकल्चर में ज्यादा कमा रहा है तो उद्योग में नहीं जाएगा, फिर उद्योग को कमी होगी। ये सारी चीजें व्यष्टि अर्थशास्त्र से होती हैं। अतः सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी नीति का निर्माण करते समय व्यक्ति की इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, अब सीमाएं क्या है, क्या कमियां हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में? तो एक तो है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र नहीं प्रस्तुत कर सकती। आप एक क्षेत्र का अध्ययन करके पूरे अर्थशास्त्र के बारे में, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में कैसे बता सकते हैं? ये इसकी सीमा है, लिमिट है। वो काम व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं कर पाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति की इकाइयों के संचालन और संगठन में विश्लेषण में ही लगा रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो ध्यान दे भी नहीं पाएगा, ये लिमिट है इसकी। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार इत्यादि पर आधारित है, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय व्यक्तिगत इकाई के लिए उचित है वो पूरी अर्थव्यवस्था पे भी लागू हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं है, ऐसा भी है। तो राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं जैसे मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रशुल्क नीति जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा करना संभव नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं थी, लिमिट थी। अब थोड़ी बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र जैसे हमने देखा कि वहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, यहां पर सामूहिक या आप कह सकते हैं समग्र, इसका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग या जो एवरेज या औसत होता है, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, इनके व्यवहार और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है कि आपस में इनका क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए अगर लेट सपोज कुल रोजगार नहीं होगा तो सबकी आय घटेगी, तो कुल मांग घटेगी, तो इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी। फिर राजकोषीय नीति हमको कैसी बनानी पड़ेगी कि ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करे, सबके पास रोजगार हो, सबके पास परचेसिंग पावर बढ़े और डिमांड बढ़े, फिर इकोनॉमी से मंदी खत्म हो। तो ये जो बड़ी बड़ी सामूहिक जो चीजें होती हैं और इनका जो आपसी संबंध होता है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र लेते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है, ग्रुप, एग्रीगेट, ये बात होती है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमतों के स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपने ध्यान में रखना है। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूह तथा औसत का अध्ययन करता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। यही ध्यान रखिएगा, क्या बोला है यहां पर, राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार, ये दो चीज मेन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। व्यष्टि को क्या बोलते हैं, व्यष्टि को बोलते हैं कीमत का सिद्धांत। और इसको क्या बोलते हैं, आय एवं रोजगार का सिद्धांत।
ठीक बात। तो एक कहलाता है थियोरी ऑफ प्राइस, एक कहलाता है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमेशा ध्यान में रखना है। सूल के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, वहां व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत विश्लेषण है। यहां आय और रोजगार का, राष्ट्रीय आय का विश्लेषण मुख्य यंत्र होता है। अब अगर इसकी विशेषताएं देखें तो व्यापक दृष्टिकोण है, नैरो एनालिसिस, ब्रॉडर एनालिसिस है। एक छोटी छोटी फर्म का एनालिसिस नहीं करेगा, वो पूरे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, प्राइमरी सेक्टर का एक साथ, सेकेंडरी का एक साथ, टर्सरी का एक साथ, सबको मिला के एक साथ करेगा। फिर विश्लेषण भी, यानी उसका अप्रोच जो होता है वो व्यापक होता है और उसका एनालिसिस भी व्यापक होता है। छोटे छोटे एनालिसिस नहीं करेगा, बड़े बड़े करेगा। आय और रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ये इसका सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। और परस्पर निर्भरता, यानी एक दूसरे पर सभी सेक्टर्स की निर्भरता, ये समष्टि अर्थशास्त्र में देखी जाती है। प्राइमरी का सेकेंडरी पे, सेकेंडरी पे टर्सरी के, कृषि का निर्भरता, उद्योग, जैसे उद्योग में मान लीजिए कोई बिस्किट इंडस्ट्री है तो गेहूं बनेगा कृषि से, तभी तो बिस्किट इंडस्ट्री चलेगी। और सेवा क्षेत्र वाला बैंकिंग भी तभी देगा ना जब इंडस्ट्री चलेगी। तो सारे सेक्टर्स की निर्भरता यहाँ देखी जाती है। व्यापक दृष्टिकोण देखिए तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इससे संबंधित बड़े योग और औसत का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एक एक वर्ड आपने हिंदी मीडियम में भी नोट कर दिए वहां, तो आपको फिर बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है। ठीक है, इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। व्यापक विश्लेषण यानी एनालिसिस जो है वो भी बड़ा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विश्लेषण न होकर व्यापक विश्लेषण होता है, इसलिए सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। सरकार, मौद्रिक नीति क्या होती है? जो केंद्रीय बैंक बनाती है, जिसमें CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब तय होता है, एक बड़ा काम है। राजकोषीय नीति में क्या है? सरकार का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, सरकार का पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च होगा, किस सेक्टर को ज्यादा देना है, यानी जो पूरा बजट संबंधित नीति है, इसमें ज्यादा खर्च करना है कि कम करना है, ये सारी चीजें इसमें डिसाइड की जाती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आय और रोजगार सिद्धांत देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है कि कितनी आय रहने वाली है, कितना एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। परस्पर निर्भरता भी इसका एक प्रमुख पार्ट मानी जाती है कि सभी सेक्टर जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताया ना मैंने कि जैसे प्राइमरी वाला सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला टर्सरी से। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समूह और औसतों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे से इतने संबंध होते हैं कि एक समूह या औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह या औसत पर पड़ता है। यानी अगर आपका कृषि क्षेत्र नीचे जाएगा तो उद्योग भी उससे अफेक्टेड होगा, उद्योग नीचे जाएगा तो सर्विसेज अफेक्ट होंगी, ये सब एक साथ चलते रहते हैं। अब इसका महत्व अगर देख लें हम तो समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई वाला सिस्टम है, मंदी आदि जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यष्टि में संभव नहीं है। अब आप सोचिए कि किसी भी देश में महंगाई, बेरोजगारी है ना, राष्ट्रीय आय, इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या? और अगर इन इंपॉर्टेंट चीजों का अध्ययन हो रहा है, इसका मतलब इसका महत्व ज्यादा है। संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कुछ आधार हैं उसके, उन आधारों को देख लेते हैं। जैसे जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। जटिल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कई चीजें हैं, मतलब इंडस्ट्रीज हैं, कृषि है, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक तरह के सेक्टर अब नया नया होता चला जा रहा है। पहले तो 3 क्षेत्र थे, वो चतुर्थ पंचम क्षेत्र तक चला गया है। जब इतने सारे सेक्टर्स हैं तो इन सेक्टर को सबको मिला के स्टडी करना एक जटिल काम है, लेकिन उनको समझने में समष्टि अर्थशास्त्र बड़ी भूमिका निभाता है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुका है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप क्यों ले चुका है? क्योंकि पहले क्या था, केवल खेती थी, वही अर्थव्यवस्था था। फिर थोड़े उद्योग आए, अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नई नई चीजें हर रोज देखने को मिल रही हैं। तो आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा इनका एक साथ अध्ययन किया जाता है और जटिल अर्थव्यवस्था की जानकारी ठीक से हम निकाल लेते हैं और जो समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। उसके अलावा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, हमेशा सामूहिक हितों को देखकर किया जाता है कि सामूहिक तरीके से पूरे देश की GDP, आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक बदले, ये यहीं से संभव है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या नहीं करता है बल्कि पूरे समाज का कल्याण, यानी यहां पर क्या है, इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं है, इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं है, क्या होता है, सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, ये कंसेप्ट है। इसलिए यहां सबकी बात इसमें दी जाएगी और यह समष्टि विश्लेषण द्वारा ही संभव होता है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करते समय अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात है। समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास को समझने में सहायक। तो समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास से तात्पर्य है कि व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्ष समष्टि विश्लेषण पर लागू नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है। छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स की जब आप स्टडी करेंगे और उसको पूरे देश पर लागू करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर समष्टि अर्थशास्त्र ही काम आएगा उसको दूर करने में। जो निष्कर्ष एक व्यक्तिगत इकाई के लिए सही है वो पूरे समाज के लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का वहां रोल बड़ा हो जाता है। अब इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। वो क्या हो सकती हैं? व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में कई बार खतरा हो जाता है। कई बार हम जब एग्रीगेट एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वही छोटी छोटी इकाइयों के स्टडी से पूरा बड़ा व्यापक रिजल्ट निकाल लेते हैं, वहां खतरा है, ये ठीक नहीं है। समूह की बनावट पर ध्यान न देना। समूह की बनावट पर ध्यान न देने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने बोला कि भाई कल से उद्योग क्षेत्र के लिए हम 10% टैक्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका प्रॉफिट अधिक है। लेकिन उद्योग में क्या है, कुछ छोटे उद्योग हैं, कुछ बड़े उद्योग हैं, कुछ मझले उद्योग हैं, कुछ कृषि आधारित हैं, कुछ जो है बाहर के रॉ मटेरियल्स पर आधारित हैं, विदेशों से जो आते हैं, कुछ जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। तो सबकी अपनी चुनौतियां और समस्याएं हैं। किसी के लिए वो निर्णय सही हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है। इसलिए जो सामूहिक बनावट पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, समूह की बनावट पर अगर ध्यान नहीं देके समष्टि चीजें आती हैं तो वहां थोड़ी दिक्कत होती है। विजातीय समूहों की समस्या इसी तरह संबंधित वो भी है। एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है, सही बात है। तो किसी एक समूह को अगर आप बना देंगे कि हम इसी को पूरा अर्थव्यवस्था मानेंगे तो अलग अलग समूहों में फिर इसका नुकसान होता है। और एट लास्ट में आपको मैं एक टेबल के साथ इसका फिर से डिफरेंस समझा देता हूं, जिससे आप इसको रिवाइज कर लें, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और इस तरह के टेबल्स आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। यहां वर्ड आप याद रखेंगे क्या? इंडिविजुअल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां इंडिविजुअल। और यहां कौन सा वर्ड ध्यान रखेंगे? एग्रीगेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं समग्र। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग इसमें आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र एक अंश का अध्ययन करता है, यानी पूरी इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा जो होगा उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगा। समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों का योग होता है, छोटी छोटी इकाइयों का योग या राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। व्यापक अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन है, जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलेंगे आप? प्राइस थियरी। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे जरूरी है। और यहां क्या बोलेंगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ये दोनों में अंतर आप इस पर समझ लीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप बोलते हैं कीमत सिद्धांत, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय और रोजगार का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया होती है, यानी अगर अर्थव्यवस्था बड़े लेवल पर है, पूरा प्राथमिक क्षेत्र, तो उसमें से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सबको तोड़ के छोटे छोटे हिस्से में आप अध्ययन करेंगे। यहां क्या है? योग करने की क्रिया है। प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक क्षेत्र को भी जोड़ दीजिए, द्वितीयक को भी जोड़ दीजिए, तृतीयक को भी जोड़ दीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था बना लीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करिए। यह समग्र अर्थशास्त्र का पार्ट माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं। यहां मैंने पहले आपको बताया, पूर्ण रोजगार मान लिया जाता है, बाकी चीजें समान रहती हैं, तब देखा जाता है कि इस वस्तु की मांग पूर्ति के हिसाब से क्या कीमत बनेगी। ये नहीं कि मांग पूर्ति भी देख रहे हैं, साथ में तकनीक भी देख रहे हैं, साथ में कुछ और देख, नहीं, मान लिया जाता है कि अन्य बातें समान है। एक लाइन यूज होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसको लैटिन वर्ड है कैटरस पेरिबस। कैटरस पेरिबस, इसका मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, यानी अगर बाकी चीजें समान हैं तब सिचुएशन क्या बनेगी, उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से समान संतुलन के आधार पर होती है, यानी एक जिसको बोलते हैं ना कॉमन बैलेंस देख लेते हैं कि क्या है और उससे एक निर्णय ले लेते हैं। कुल मूल्य क्या है, उत्पादन के विभिन्न स्तर का निर्धारण कैसे होगा, विभिन्न बाजारों की आपस में क्या निर्भरता है, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, वो समष्टि आता है। कुल मिलाकर छोटे लेवल पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इंडिविजुअल और एक में एग्रीगेट, दो चीजें चलती हैं।
इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है। यानी आय और रोजगार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा, अलग अलग सबकी कंडीशन होगी, अलग अलग सबकी सॉल्व करने की तरीके होंगे। इसमें क्या है, उत्पादन और रोजगार, आय सबको स्थिर मान लिया जाएगा। यहां तो एक राष्ट्रीय आय निकालेंगे, उसी को पूरे जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, बोल देंगे प्रति व्यक्ति आय यही है। सही थोड़ी है। मान लीजिए पूरे देश की आय बोल दिया 100 रुपया एग्जाम्पल के लिए, ठीक, और जनसंख्या बोला कि यहां पर 10 है, तो कह देगा कि हर व्यक्ति की इनकम 10 है। पर ऐसा थोड़ी होगा, कोई 2 रुपए कमा रहा होगा, कोई 5 रुपए कमा रहा होगा, ये बात है। इसमें सामान्य कीमत को स्थिर मानते हुए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य को परिवर्तनशील माना गया है। बोला गया कि बाकी पूरे अर्थव्यवस्था में तो कीमत समान है, महंगाई मंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई वस्तु ज्यादा कोई वस्तु महंगी है, गेहूं का धान ये है, धान का ये है, मक्के का ये है, ज्वार का ये है, कपड़े का ये है, जूते का ये है। यहाँ क्या बोलेगा, सब मिला के बोल देगा कि बहुत महंगाई है, भले ही कोई चीज बहुत सस्ती भी हो। यहाँ सापेक्ष मूल्य को नहीं मानते हैं, पूरे जनरल प्राइस लेवल को मानते हैं। तो यहां हम क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ध्यान दिया जाएगा रिलेटिव प्राइस पर। यहां वस्तुओं की रिलेटिव प्राइस यानी एक दूसरे से सापेक्ष प्राइस को देखा जाएगा, ठीक है, रिलेटिव प्राइस। और यहां क्या देखा जाएगा, यहां जनरल लेवल ऑफ जनरल प्राइस, इसकी बात यहां की जाएगी। या व्यक्तिगत संस्थाओं की नीति बनाएगा, एक कोई उद्योग है, एक कोई फर्म है, इस सारी चीजों की बात यहां पर निर्माण में सहायक होगा। और यहां संपूर्ण समाज की नीतियों के बारे में, पूरे देश की राजकोषीय नीति क्या होनी चाहिए, पूरे देश की मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए, ये यहां पर देखा जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत क्लियर कट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे इस सेशन में आपसे व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करना था, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। इसके अंतर को देखा, विशेषताओं को देखा, दोनों की कमियों को देखा, और आई होप कि अब ये टॉपिक आपको बहुत विधिवत रूप से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, परेशानी समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको जरूर डील करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको जरूर देख लेंगे, ताकि आपको आगे की चीजें ठीक से समझ में आए। और आगे की वीडियोस, अब अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके क्या प्रकार होते हैं, जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको भी मत मिस करिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कि कैसा प्लेटफॉर्म है, जो जहां आप इसकी वेबसाइट, इसके एप्लीकेशन या यूट्यूब के माध्यम से जितने कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, सबकी निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। ये 100% फ्री है। बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक अवेलेबल हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, यानी कि जिसको आप कहते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनको तो जरूर फॉलो करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कंसेप्ट के साथ, अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय।